गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम जो वर्ड है, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग या लिटरल मीनिंग होता है इन ईस्ट। ठीक है, एंजाइम का एक्चुअल या लिटरल मीनिंग होता है इन ईस्ट। ठीक है, एंजाइम जो वर्ड है या एंजाइम्स जो सब्सटेंस है, ठीक है, एंजाइम की डिस्कवरी जो है एडवर्ड बकनर नाम के जर्मन साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, एडवर्ड बकनर ने एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1897। ठीक है, और एंजाइम्स की डिस्कवरी करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1907 में। ठीक है, एडवर्ड बकनर ने 1897 में एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी और एंजाइम्स की डिस्कवरी करने के लिए 1907 में उनको मेडिसिन और जो केमिस्ट्री का फील्ड था बेसिकली उसमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, अब इन्होंने एंजाइम की डिस्कवरी कैसे की? जनरली ये लोग जो थे ये सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में काम करते थे। तो एक दिन एडवर्ड बकनर जो है ऐसे ही ईस्ट के साथ में वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो ईस्ट का जो कल्चर था, ठीक है, वो ना काम करते करते थोड़ा पुराना हो गया, कुछ दिन पुराना हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ईस्ट का जो कल्चर था वो पुराना हो गया है और ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो पता नहीं क्या उन्होंने सोच करके उस कल्चर को ख़राब होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस कल्चर में थोड़ी सी शक्कर डाल दी। ठीक है, शक्कर डाल दी। उसके कुछ समय बाद अगले दिन उन्होंने जब ऑब्जर्व किया ईस्ट के कल्चर को तो उन्होंने ये देखा कि जो शक्कर उन्होंने ईस्ट के कल्चर में डाल दी थी वो शक्कर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है अल्कोहल में। ठीक है, तो उनको लगा कि ईस्ट के अंदर कुछ तो ऐसा है जो शक्कर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि ईस्ट का एक्सट्रैक्ट निकाला। ठीक है, ईस्ट को लिया, उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद में उसका जो एक्सट्रैक्ट निकला, ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने शक्कर का जो सॉल्यूशन था, शुगर का सॉल्यूशन था, उसमें इनपुट कर दिया, उसमें अप्लाई किया। तो उन्होंने ये देखा कि ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट था उसके अंदर शक्कर के सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है विच होल्ड्स द कैपेसिटी टू कन्वर्ट द शुगर सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर का जो ये सब्सटेंस था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया एंजाइम। ठीक है, एन का मीनिंग होता है इन और जाइम का मीनिंग है ईस्ट। तो इन ईस्ट कुछ सब्सटेंस है जो कि शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, तो उस सब्सटेंस का नाम उन्होंने सिंपली क्या रख दिया? एंजाइम, यानी कि इन ईस्ट रख दिया। ठीक है, तो वहाँ से जो है बहुत सारे एंजाइम्स की डिस्कवरी धीरे धीरे होते गई। ठीक है, लुईस पास्चर जो है उन्होंने भी बहुत सारे एंजाइम्स की डिस्कवरी की। तब से लेकर के, ठीक है, 1897 से लेकर के आज तक करंटली 2000 से भी ज़्यादा एंजाइम्स की डिस्कवरी अब तक हो चुकी है। ठीक है, और ये 2000 से भी ज़्यादा जो एंजाइम्स है, हर एंजाइम का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंजाइम के काम पर, उसके डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, जनरली जब कभी भी हम लोग अभी जैसे केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है उसको और फास्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका भी काम क्या होता है? जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर चलते
चलते रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना, ठीक है, और इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के बनने का जो रेट है उसको इंक्रीज करना, ये सिंपली काम होता है एंजाइम्स का, ठीक है। अब एंजाइम्स हो या कोई भी नॉर्मल कैटलिस्ट हो, ठीक है, ये लोग जनरली काम कैसे करते हैं, ये लोग जनरली काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो मतलब आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा हो, किसी आर्टिफिशियल मीडियम में चल रहा हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा हो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको इनिशिएट होने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है। ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, इस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस करना, सो दैट कम एनर्जी के इनपुट से भी वो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके, और जितने जल्दी रिएक्शन स्टार्ट होगा उतने जल्दी उसका रेट इंक्रीज होगा और उतने जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है। तो एंजाइम्स है या दूसरे जो कैटलिस्ट होते हैं उनका बेसिक काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, रिड्यूस करना, सो दैट कम एनर्जी में भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो जल्दी हो सके, ठीक है। अब क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, इसीलिए हम लोग एंजाइम्स को क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं इनका नेचर क्या होता है, एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका प्रोटीन का सीक्वेंस बहुत छोटा या बहुत स्मॉल होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं जिनका सेकेंडरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स और एंजाइम्स जो है बहुत सारे वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। एंजाइम्स का अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखने के लिए जाएं तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस which are capable of catalyzing biochemical reactions without themselves undergoing any change, ठीक है। लिखना है क्या, डेफिनेशन को लिख लो। एंजाइम्स आर proteinaceous substances. Enzymes are proteinaceous substances which are capable of catalyzing biochemical reactions without themselves undergoing any change, full stop. Therefore they are called biocatalysts. ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेंगे सो दैट कम एनर्जी में भी रिएक्शन जो है प्रोसीड कर सके। और इस पूरे ड्यूरेशन में, जैसे कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट अपने आप को चेंज नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ सबस्ट्रेट को मतलब जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। इन द सिमिलर वे एंजाइम्स जो है वो भी खुद चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो सबस्ट्रेट होगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये जनरली एंजाइम्स का काम करने का तरीका है, ठीक है। अब कई सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रिक्टली
बॉडी के अंदर या स्पेसिफिकली हम लोग बोले तो सेल के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। फिर कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो सेल के बाहर जा कर के भी काम करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे हमारा जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन रेनिन जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स सिक्रीट तो डिफरेंट टाइप के सेल से या डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से होते ज़रूर है, लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें जा कर के वहाँ पे फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये दूसरे टाइप ऑफ एंजाइम्स है। और पहले टाइप ऑफ एंजाइम्स कैसे होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो स्ट्रिक्टली सेल के एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करेंगे, जैसे कि जो हम लोगों ने 10th में सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखे थे कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है पहले साइटोप्लाज्म में, फिर वो जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइग्रेट करता है, पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पे एनर्जी का सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें 10 स्टेप रिएक्शन होता है, हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम जो है इन्वॉल्व है। वैसे ही पायरुवेट से जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है, मतलब पायरुवेट का जो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन होता है, ये भी पूरा एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, हर स्टेप में यहाँ पे भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली सेल के अंदर काम करेंगे और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सेल से बाहर निकल करके किसी दूसरी जगह पर जाएंगे और दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स कहाँ पर काम करेंगे, किस लोकेशन पर काम करेंगे, उस बेसिस पे एंजाइम्स के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सो एंजाइम्स और दूसरा होता है एंडो एंजाइम्स, ठीक है। एक्सो एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो सेल के बाहर निकल करके किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे जा करके उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्सो एंजाइम्स वो जो कि सेल के बाहर निकलेंगे, दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे और सबस्ट्रेट पे काम करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर आते हैं एंडो एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स है जो स्ट्रिक्टली सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और सेल के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड in glycolysis and Krebs cycle, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स पर, ठीक है। अब एंजाइम्स जो होते हैं इनका केमिकल नेचर जो है मोस्टली बेसिकली सारे एंजाइम्स जो है प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्रोटीन के अलावा किसी दूसरे एक्सेसरी सब्सटेंस की ज़रूरत होती है सो दैट कि वो एक्टिवेटेड हो सके और एक्टिवली काम कर सके, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली अगर उनको हम लोग इस बेसिस पे डिवाइड करें कि उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, तो एंजाइम्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल एंजाइम और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। दिस इज ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन दो तरीके के एंजाइम्स हैं, एक है सिंपल एंजाइम, दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है। सिंपल एंजाइम्स आर एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सारे के सारे सिंपल एंजाइम्स हैं। ठीक है। सिंपल एंजाइम्स मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम पे। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा एक दूसरा सब्सिडियरी या एक्सेसरी ग्रुप जो है वो प्रोटीन के साथ में अटैच्ड होता है। तो प्रोटीन प्लस ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो एक्सेसरी ग्रुप ऐड होगा वो जनरली नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है प्लस ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, दोनों मिला करके जब तक कंप्लीट एंजाइम नहीं बनाएंगे तब तक ये एंजाइम जो है अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक है आपका प्रोटीन पार्ट, ठीक है, और दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है। प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दैट इज नोन एज द कोफैक्टर। ठीक है। प्रोटीन पार्ट is known as the apoenzyme and the non-protein part it is known as the cofactor। ठीक है। तो एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट एंजाइम बनता है। ठीक है। कंप्लीट एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम इज नोन एज द होलो एंजाइम। तो एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर्स इक्वल्स टू होलो एंजाइम। जब तक होलो एंजाइम नहीं बनेगा, सिर्फ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के केस में बोल रही हूँ, जब तक होलो एंजाइम नहीं बनेगा तब तक एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी शो करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है या ये जो कोफैक्टर है, ठीक है, कोफैक्टर जो है फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। Second cofactor are coenzymes and the third cofactor are metal ions। ठीक है। ये 3 टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम और तीसरा है मेटल आयंस। ठीक है। ये जो तीनों कोफैक्टर्स हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है कोई सा भी। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, प्लस इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है एंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड होता है। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। और ये एपोएंजाइम के साथ में बहुत टाइटली बाइंड करता है और इसको एपोएंजाइम से सेपरेट करना इजी नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें इसका, एग्जाम्पल होगा इसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम।
पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ये जो दो एंजाइम्स हैं, ठीक है, इनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इनमें है हीम नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज हीम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोएंजाइम पर, ठीक है। कोएंजाइम जो है ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे, बस प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस आता है, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है एपोएंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड होता था, लेकिन कोएंजाइम जो है लूजली बाइंड होता है, ट्रांजिएंटली बाइंड होता है, सिर्फ उस समय के लिए जब रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटेलाइज करना है सिर्फ उसी टाइम पे कोएंजाइम्स जो है वो एपोएंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, जैसे ही रिएक्शन का कैटालिसिस खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जो कोएंजाइम है वो एंजाइम के साथ तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और ये कोएंजाइम दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है बहुत टाइटली बाइंड होता है, इजीली एपोएंजाइम से सेपरेट नहीं होता है, लेकिन कोएंजाइम्स जो है ट्रांजिएंटली बाइंड होते हैं और इजीली जो है एपोएंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कोएंजाइम का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, वी हैव वन कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ठीक है, ये एक कोएंजाइम है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग कोएंजाइम NAD भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ये है, ठीक है, कोएंजाइम है दैट इज अ विटामिन, ठीक है। यहाँ पे एक विटामिन जो है वो किसके जैसे एक्ट करता है, कोएंजाइम के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। और कौन सा विटामिन है, विटामिन का नाम लिख देती हूँ मैं, नियासिन नाम का एक विटामिन है, ठीक है, दैट विल एक्ट एज अ कोएंजाइम, नियासिन नाम का विटामिन। ठीक है, लास्टली हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कोफैक्टर पे, दैट इज द मेटल आयंस, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिनको अपनी एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक मेटल आयन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये मेटल आयंस क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ, एपोएंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना करके एंजाइम के साथ में बाइंड करते हैं और फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है या एनहेंस होती है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम है, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए Zn+2 आयन जो है ये एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है। लिख लिए, Zn+2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एंजाइम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी दो चार, उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टर्म आता है सबस्ट्रेट। अभी तक मैं बार बार सबस्ट्रेट बोल रही थी, सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या है, सबस्ट्रेट का मीनिंग है जिस किसी सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम एक्ट करे और उस सब्सटेंस को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं,
ठीक है। तो जिस किसी चीज़ के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज द सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट के ऊपर जब एंजाइम रिएक्ट कर लेता है तो रिएक्ट करने के बाद कई बार क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है, सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन होने के बाद में जो फाइनल हमारे को सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही एंजाइम जो है मल्टीपल सब्सटेंसेस के ऊपर एक साथ एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर सबस्ट्रेट मल्टीपल है, बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं, देन उस केस में हम लोग सबस्ट्रेट नहीं बोल करके हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। अगर एक ही सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट कहेंगे, और अगर मल्टीपल सबस्ट्रेट्स है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव साइट एंड रिएक्टिव साइट। ठीक है, देखो अब एक्टिव साइट होता क्या है, एंजाइम जो होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि कई बार एंजाइम्स जो है कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, ठीक है, तो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम्स के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक चार्जेस या स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के हेल्प से एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को कैप्चर करके उसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने पैरों से चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, अपने पैर के पंजे से पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम लोग अपने हाथ के पंजे से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में हमारे फिंगर्स का स्पेसिफिक शेप है, हमारे हाथ का स्पेसिफिक कन्फर्मेशन है, जिसके हेल्प से हमारे को कैपेसिटी है कि हम चीज़ों को हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन वही सेम कैपेसिटी हमारे पैर के पंजे में नहीं है, ठीक है। तो सेम अगर हम लोग मान ले कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम का कोई स्पेसिफिक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल चार्ज हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया का कोई स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक कन्फर्मेशन ऐसा होगा जिसके वजह से एंजाइम का वो एरिया, ठीक है, सब्सटेंस को, सबस्ट्रेट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है, और सबस्ट्रेट को होल्ड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। तो एंजाइम के ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट का डेफिनेशन तुम लोग लिख लो, एन एक्टिव साइट, एन एक्टिव साइट is an area of the enzyme which is capable of attracting and holding particular substrate molecules, attracting and holding particular substrate molecules by its specific charge, comma, size and shape, charge, comma, size and shape, so as to allow the chemical change.
सो एज टू अलाउ द केमिकल चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज सपोज टू बी एन एंजाइम, अगर इसको हम लोग एंजाइम मान लें, ठीक है, तो पूरा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, एंजाइम का सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन ही होगा जिसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, उसका स्पेसिफिक साइज होगा, या उसके अंदर स्पेसिफिक चार्जेस ऐसे होंगे जो हेल्प करेंगे एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में। तो पूरा एंजाइम कांटेक्ट में नहीं आएगा सबस्ट्रेट के, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया जो है वही कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, अब ये जो एक्टिव साइट होता है किसी भी एंजाइम का, ठीक है, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। ठीक है, तो एक्टिव साइट जो है, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है कई बार सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है एंजाइम का, तो सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होने से प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड होगा, उसमें बहुत बार फोल्ड्स बनेंगे। ठीक है, फोल्ड्स बनने की वजह से क्या होता है कि रैंडम प्लेसेस के, ठीक है, रैंडम जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उसके रैंडम अमीनो एसिड्स जो है वो पास में आ जाते हैं फोल्डिंग के वजह से। रैंडम अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उन अमीनो एसिड्स में कई सारे साइड ग्रुप्स या साइड चेन्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड ग्रुप्स या साइड चेन आ जाते हैं पास में एक्टिव साइट के अंदर, ये एनेबल करते हैं कि सामने जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो ये जो अमीनो एसिड के साइड चेन्स होते हैं ये इजीली जो सबस्ट्रेट है उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये साइड चेन्स उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तब क्या होगा कि जो एंजाइम है वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एनर्जी को इंक्रीज करने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, केमिकल चेंजेस जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस डेवलप होंगे, उस सबस्ट्रेट के अंदर जो कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड्स क्या होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, और जैसे जैसे बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे सबस्ट्रेट क्या होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सबस्ट्रेट जब डिसइंटीग्रेट होगा तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में या एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जनरली एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक्टिव साइट की बात हुई। दूसरा कौन सा साइट हम लोग यहाँ लिखे हैं, रिएक्टिव साइट। ठीक है, जैसे एक्टिव साइट एंजाइम पे होता है वैसे ही रिएक्टिव साइट किस पे होगा, सबस्ट्रेट पे होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एंजाइम के लिए बोला वैसे ही सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट भी पूरा का पूरा एंजाइम के कांटेक्ट में नहीं आता है। सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर फेस या एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो जैसे एंजाइम में एक्टिव साइट होता है वैसे ही सबस्ट्रेट में भी रिएक्टिव साइट होगा। एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का जो रिएक्टिव साइट है दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एंजाइम्स जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक करने का काम करेगा सबस्ट्रेट के अंदर, और अल्टीमेटली सबस्ट्रेट जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिव साइट का भी तुम लोग लिख लो डेफिनेशन। specific areas on the substrate or reactant molecules, specific areas on the substrate or reactant molecules where the active site of the enzyme fits precisely is called reactive site or reaction site. Fits precisely is called reactive site or reaction site. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब कि एंजाइम्स जो है
किस तरीके से काम करेंगे, उनका काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन जो है इसमें हम लोग दो हाइपोथेसिस जो है या दो थ्योरीज जो हैं इनको हम लोग लेके चलते हैं। पहला है लॉक एंड की थ्योरी, या इसको हम लोग लॉक एंड की कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कई बार। ठीक है, और दूसरा जो थ्योरी है दैट इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, पहला है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट या लॉक एंड की थ्योरी और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के पहले एक जो कॉमन फ्लो होता है, ठीक है, एंजाइम से प्रोडक्ट बनने तक का, ठीक है, वो जो कॉमन फ्लो है वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अगर एंजाइम को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और सबस्ट्रेट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये लोग टेम्पररीली क्या बनाते हैं, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का सिंबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो कम्प्लीटली अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, और कई बार अगर कंडीशंस प्रॉपर नहीं मिलेंगे एंजाइम को काम करने के लिए, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी दोनों जो है आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब सबस्ट्रेट में कोई चेंज नहीं होगा और दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो पूरा फ्लो बनाऊंगी इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का ही सिंबल रहेगा। ठीक है, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर टेम्पररीली क्या होगा कि एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनेगा। प्रोडक्ट को हम लोग P से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, तो टेम्पररीली क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में फाइनली कुछ समय के बाद क्या होता है, एंजाइम और प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है कॉमन फ्लो ऑफ रिएक्शन है कि भाई सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट जो है एंजाइम्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन फ्लो हमको समझ में आ गया, तो अब हम लोग लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है इसको समझेंगे। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी या लॉक एंड की कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, इसको प्रपोज किया था एमिल फिशर ने। ठीक है, एमिल फिशर जो है इन्होंने लॉक एंड की थ्योरी जो है इसको प्रपोज किया था। इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है। ठीक है, हर ताले की अगर एक चाबी होती है, वैसे ही अगर हम लोग चाबी को एक्टिव साइट मान लें, ठीक है, और ताले को हम लोग सबस्ट्रेट मान लें, ठीक है, तो जैसे कि हर चाबी के लिए स्पेसिफिक ताला होता है, वैसे ही हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ठीक है, अब ये माना जाता है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट में कि कोई भी जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है दोनों में जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं। ठीक है, और जैसे कि ताला जो है उसके अंदर एक ही स्पेसिफिक चाबी फिट होती है, वैसे ही अगर हम लोग मान लें कि सबस्ट्रेट का कोई पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप है, ठीक है, तो अगर उसी कॉम्प्लीमेंट्री शेप का जो एक्टिव साइट है जब तक वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको डायग्राम के हेल्प से सिंपल समझाती हूँ मैं। सपोज ये जो है आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट में इस तरीके का आपको कोनिकल शेप जो है देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम होगा, ठीक है, एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उसका शेप मान के चलते हैं हम लोग, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब तक ये एंजाइम स्पेसिफिकली जा करके उसी स्पेसिफिक शेप वाले सबस्ट्रेट के साथ नहीं बाइंड करेगा तब तक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट है। इसके बाद क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन गया, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में क्या होगा कि इस तरीके से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे। एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के कुछ समय बाद क्या होगा, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। समझ आया, ठीक है। तो लॉक एंड की थ्योरी जो है इसमें हम लोग सिंपली मानते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होता है और उस सबस्ट्रेट का जो एंजाइम है, ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का जो शेप है वो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में और सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट में दोनों में क्या रहेगी, शेप में कॉम्प्लीमेंटैरिटी रहेगी। जब तक कॉम्प्लीमेंट्री शेप का जो एंजाइम है आके सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा तब तक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चाहो तो डायग्राम को बना लो वहाँ पे, तो उसमें और ज़्यादा तुम लोगों को क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज़ मैं इसका स्टेटमेंट लिखा देती हूँ तो तुम लोग को और ईजी हो जाएगा। हो गया आयुष, बन गया। स्टेटमेंट लिखना है इसका कि खुद से बना लोगे? अभी अब तुम लोग थोड़ा रिसेस का त्याग करो, ये चैप्टर को कंप्लीट करके ही हटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस बचा है, ठीक। चलो इसका एक काम करती हूँ, दोनों का जो स्टेटमेंट है ना वो मैं तुम लोगों को ऐप में डाल दूंगी फोटो, ठीक है, वहाँ से तुम लोग देखने ला एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड, ठीक है। तो कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या बोला कि जैसे लॉक एंड की थ्योरी में क्या बोला गया था कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो एक्टिव और रिएक्टिव साइट है उसका कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है। कोशलैंड ने उस थ्योरी को जो है उसको हटा दिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन में अगर सिंपल प्रोटीन है तो उसमें तो कोई स्पेसिफिक शेप होगा नहीं, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक शेप हो सकता है फिर भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है ये हर एंजाइम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, लॉक एंड की थ्योरी हर एंजाइम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उन्होंने प्रपोज किया इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोलता है कि एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट का कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है अपने शेप को चेंज करता है, अपने कन्फर्मेशन को चेंज करता है और फिर सबस्ट्रेट से बाइंड करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ऐसा कोशलैंड ने बोला, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सपोज कोई एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट इस तरीके का है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट का शेप मान लो ये है, ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट है और ये एंजाइम है, ठीक है। तो जब एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कैसे बनेगा, एंजाइम जो है अपने शेप को, अपने कन्फर्मेशन को चेंज करेगा और प्रोडक्ट का जो एक्टिव साइट है, सपोज ये प्रोडक्ट का एक्टिव साइट है, तो एंजाइम क्या करेगा, अपने कन्फर्मेशन को चेंज करके इस तरीके से
प्रोडक्ट के एक्टिव साइट को अकोमोडेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना है। यहाँ पे एंजाइम ने अपने कन्फर्मेशन को चेंज किया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होगा कि एंजाइम जो है इस तरीके से सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड्स जो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करेगा। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली इस तरीके से ये जो है आपका क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बना लाइक दिस। ठीक है, एंड कुछ समय बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम जो है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी सिंपली ये बोलता है कि रिजिड ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं होते एंजाइम्स में। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो अपने शेप को और अपने कन्फर्मेशन को सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से, सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट के शेप के हिसाब से चेंज करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फिर जब एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एंजाइम जो है अपने वापस जो नॉर्मल एंजाइम का कन्फर्मेशन या नॉर्मल एंजाइम का शेप था उसमें एंजाइम रिटर्न आ जाता है। ये कहता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। बन गया। चलो लास्टली हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स पे। ये आखिरी टॉपिक है। मिटा दूं डायग्राम को? अभिजीत हुआ? ठीक है, लास्टली प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, वहाँ पे बुक में शायद दिया हुआ होगा, देखो आगे पेजेस जो हैं उसमें तुम लोग आगे घुमा के देखो पेजेस को कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स जो है शायद दिए हुए होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें एंजाइम्स की, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है केमिकल नेचर। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, बुक में या कॉपी में जहाँ लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की केमिकल नेचर। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड दे मे ऑल्सो हैव एडिशनल नॉन प्रोटीन ग्रुप। Globular proteins of high molecular weight, globular proteins of high molecular weight, and they may have additional non-protein groups. And they may have additional non-protein groups. सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकी केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम्स के साथ ये एक चीज़ है कि दे डू नॉट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, दे जस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है हमको। एंजाइम्स डू नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन बट एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखते जाओ, एंजाइम्स do not initiate a reaction but accelerate the rate of reaction. ठीक है,
थर्ड प्रॉपर्टी इसको लिखो रिवर्सिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ऑल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ऑल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। Enzymes only affect the rate but not direction. Enzymes only affect the rate but not direction. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो हाई एफिशिएंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई एफिशिएंसी। ठीक है, बिकॉज एंजाइम्स होते हैं उनके प्रोटीनेशियस नेचर होता है, तो एंजाइम्स जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन एंजाइम्स हैव हाई टर्नओवर नंबर। एंजाइम्स हैव हाई टर्नओवर नंबर because they have multiple active sites, because they have multiple active sites, and each enzyme can catalyze, breakdown of multiple substrates at once. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अपने बॉडी का एग्जांपल लें तो हमारे आरबीसीज में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, ये हम लोगों ने वो वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ठीक है, वो एक बार में 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। एक मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है हमारी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम होता है। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आता है कई बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो हीट सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी, all enzymes are heat sensitive or thermolabile, thermolabile. All enzymes are heat sensitive or thermolabile, full stop. They function at an optimum temperature. They function at an optimum temperature between 25 degrees C to 35 degrees C. ठीक है, 25 to 35 degree C, full stop. They get denatured at higher temperature. They get denatured at higher temperatures. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लिखो pH सेंसिटिविटी। pH सेंसिटिविटी लिखो each enzyme functions at a specific pH. Each enzyme functions at a specific pH.
ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, पेप्सिन at pH 2, पेप्सिन at pH 2, salivary amylase at pH 6.8, trypsin at pH 8.5, full stop. A change in pH makes the enzyme non-functional. A change in pH makes the enzyme non-functional. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज। सैटरडे और संडे ये 2 दिन में और 2 वीडियो अपलोड करूंगी। एनिमल टिश्यूज़ वाला जो टॉपिक है 2 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगी। आप लोगों का काम है वीडियो को देखना। अगर कोई डाउट होगा तो मंडे को स्कूल में मुझसे उसको पूछ लेना। बाकी अदरवाइज मंडे को हम लोग तैयारी करके आएंगे कि हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, आप लोग रिसेस ले लो, रिसेस के बाद मेरे पास क्लास में आना, वहाँ मैं बता दूंगी कि प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप लोगों को क्या क्या लेके आना है मंडे को। ठीक है।